बच्चों, आज जो हम अपना पाठ शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9वीं में आप हैं बच्चों, और आज का हमारा पाठ है जीवों में विविधता। ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एक बहुत ही प्यारी सी लाइन है जिसको हम डिस्कस करके और आगे पाठ की शुरुआत करेंगे। एकता ही विभिन्नता का आधार है। मैंने आपके समक्ष ये बात रखी कि एकता ही विभिन्नता का आधार है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं यूनिकनेस इज द बेसिस ऑफ डाइवर्सिटी। यूनिकनेस इज द बेसिस ऑफ डाइवर्सिटी। तो ये एक ही बात है। अब इस बात पर हम चर्चा करेंगे कि एकता ही विभिन्नता का आधार कैसे है। आप सभी जानते हैं कि हमारे आसपास का जो संपूर्ण जीव जगत है उसमें विभिन्न प्रकार की बहुत सारी प्रजातियां प्राणियों की, ठीक है ना, जीवों की पाई जाती हैं। जैसे आप जल में देखें कितने सारी प्रकार की मछलियां पाई जाती हैं, ठीक है ना। अपने आसपास देखिए कितने सारे कीट और पक्षी पाए जाते हैं, और अपने आसपास देखिए कितने सारे प्राणी पाए जाते हैं। तो एकता ही विभिन्नता का आधार है। यूनिकनेस इज द बेसिस ऑफ डाइवर्सिटी बिकॉज ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म इन द यूनिवर्स हैविंग सम यूनिक कैरेक्टर। जैसे उदाहरण के तौर पे कि आप जानते हैं कि जैसे डॉग का मैं उदाहरण लूं, कुत्ते का उदाहरण लूं, तो कुत्ते का यूनिक कैरेक्टर क्या है? शाबाश। जैसे मैं शेर का उदाहरण लेता हूं तो शेर का यूनिक कैरेक्टर क्या है? इसी प्रकार से अगर हम एक और उदाहरण ले, मछलियों का उदाहरण ले लेते हैं, तो मछलियों का क्या है यूनिक कैरेक्टर? तैरना और जल में रहना। तो आप यहां से समझ चुके हैं कि जैसे मैंने आपको पढ़ाते हुए बताया कि हमारे आसपास अनेकों जीव पाए जाते हैं जिनके अंदर कुछ खास गुण होते हैं, और जब ये खास गुण मिलते हैं तो विभिन्नताओं का निर्माण करते हैं। जैसे हमारे पास एक समूह है, उस समूह के अंदर कुछ प्राणी ऐसे हैं जैसे कुत्ता है, कुछ उसके अंदर शेर हैं, कुछ उसके अंदर रेंग कर चलने वाले जीव हैं, कुछ उसके अंदर कीट पतंगे हैं। तो आप क्या देखेंगे? आप देखेंगे ना कि मान लीजिएगा ये एक ग्रुप है जिसके अंदर अलग अलग प्रकार के जीव हैं, और वो अलग अलग प्रकार के जीव जो हैं मिलकर विभिन्नताओं का निर्माण करते हैं। The variabilities among living organisms is known as diversity. The variabilities among living organisms is known as diversity. यानी कि हमारे आसपास जीवों का विभिन्नताओं के रूप में पाए जाने वाला, क्योंकि उनके अंदर अलग अलग गुण हैं, और इन सभी गुणों को मिलाकर विभिन्नताओं का निर्माण होता है। तो अभी हम बात करते हैं कि जो ये विभिन्न प्रकार के जीव हैं, विभिन्न प्रकार के जीव हैं, इनको वर्गीकृत करना क्यों जरूरी है? ठीक है ना, व्हाई ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नेसेसरी। एक उदाहरण समझिए, आप परचून या किराने की दुकान पर गए, उस दुकान पर मान लीजिए आप सामान खरीदने के लिए गए, वहां पर सब कुछ सुव्यवस्थित तरीके से है या एकदम मिला हुआ, उलझा हुआ सा है। आप देखिए दुकान के पास, दुकानदार के पास गए तो वहां पर आप देखोगे कि साबुन का अलग बॉक्स बना हुआ है, टूथपेस्ट का अलग बना हुआ है, तेल का अलग बना हुआ है, खाद्य पदार्थों का अलग बना हुआ है। ऐसा तो नहीं है कि वो दुकानदार पूरा ढेर लगाकर बैठा है और आप उसके पास गए साबुन की टिकिया लेने तो वो ढेर में से ढूंढ के देगा। कितना मुश्किल बनता है कि या आपने कहा कि भैया एक साबुन दो और उसने बॉक्स में से उठाकर दे दिया। इसी प्रकार से प्रकृति में जो विभिन्न प्रकार के जीव हैं, उन सभी जीवों को विभिन्न श्रेणियों में अलग अलग बांटा गया है। समझ रहे हैं ना? जैसे जल में रहने वाले जीवों को हम जलीय जीव कहते हैं, स्थल में रहने वाले जीवों को स्थलीय जीव कहते हैं, ठीक है ना। अब इसी प्रकार से
the organism is divided in various categories depending upon their nature, depending upon their various unique characters. समझ रहे ना मेरी बात? तो इस प्रकरण को हम बोलते हैं वर्गीकरण। क्या बोलते हैं? वर्गीकरण। और वर्गीकरण को बोला जाता है क्लासिफिकेशन। क्या बोला जाएगा? क्लासिफिकेशन का अर्थ है ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज। हिंदी में इसको मैं अनुवाद कर रहा हूं। क्लासिफिकेशन का अर्थ है वर्गीकरण। विभिन्न जीवों को उनकी एक समान और असमान गुणों के आधार पर समूहों में बांटने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? वर्गीकरण। तो अब यहां ये बात आई कि वर्गीकरण का हमारे लिए फायदा है या नुकसान है? बोलो बेटा। फायदा है। क्या फायदा रहेगा कि एक तो आपको विभिन्न प्रकार के जो हमने जीवों को वर्गीकृत किया है, आप एक जीव को देखेंगे तो आपको उससे मिलते जुलते सभी जीवों के बारे में गुणों का पता लग जाएगा। बाय ऑब्जर्विंग वन ग्रुप, by observing one organism, we can take an idea regarding whole group. कोई नया जीव आया है या पुराना जीव विलुप्त हुआ है तो उसके बारे में भी हमें पता लग जाएगा। किसी भी एरिया की जैव विविधता के बारे में पता लग जाएगा कि यहां पर जैव विविधता कम है या यहां जैव विविधता ज्यादा है। जैसे उदाहरण ले, हमारे स्कूल प्रांगण में विभिन्न प्रकार के पौधे हैं या नहीं है? भाई गुड़हल का है, नीम का है, पीपल का है, सजावटी पुष्प वाले हैं जिसको आप चाइना रोज कहते हैं या नहीं है? तो आप कैसे पता लगाते हैं? उनके गुणों के आधार पर। आप अपने घर से स्कूल में आए, आपने चलते हुए देखा कि भाई भैंस रास्ते में दिखी गई, डॉग रास्ते में दिखा, ठीक है ना? तो आपको कैसे पता लगा कि भैंस अलग है, डॉग अलग है या दोनों एक जैसे हैं? अलग अलग है। किस आधार पर पता लगा अलग अलग हैं? यस, उनके गुणों के आधार पर, उनके कैरेक्टर्स के आधार पर। तो वर्गीकरण का मतलब है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। इस प्रक्रम को, इस सिस्टम को हम क्लासिफिकेशन बोलते हैं। संपूर्ण जगत को अरिस्टोटल ने बहुत शुरुआत की बात है, दो समूह में बांटा कि प्राणी जगत और जंतु जगत, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम। परंतु जैसे जैसे और जीवों की खोज हुई, कुछ ऐसे जीव भी थे जो पूर्णतः प्लांट की तरह भी नहीं थे, एनिमल्स की तरह भी नहीं थे, तो उनके लिए और अलग अलग समूहों का निर्माण किया गया। तो आज हम अभी पढ़ रहे हैं कि वर्गीकरण का आधार क्या है। What are the basis of classification? इस बात को आप सभी नोट करेंगे बहुत आसान तरीके से कि वर्गीकरण का आधार क्या है, ठीक है ना? तो हम वर्गीकरण का जो आधार है, what is the basis of classification? Basis of classification। देखो, हमने जीवों के ग्रुपों को बनाना है, तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं? जीवों को वर्गीकरण करने के लिए उनके गुणों को पहचानते हैं, ठीक है ना? अब जैसे आप प्राणियों में और जंतुओं में सबसे बड़ा गुण क्या है कि पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, जबकि प्राणी अपना भोजन स्वयं बना नहीं सकते। समझ में आई मेरी बात? तो इस प्रक्रम को बोलते हैं, जो अपना भोजन बनाएंगे उसको क्या बोलते हैं हम? ऑटोट्रोप्स। क्या बोलेंगे? ऑटोट्रोप्स। और जो अपना भोजन नहीं बना सकते, हेट्रोट्रोप्स। हेट्रोट्रोप्स। Green plants are the autotrophs. They can prepare their own food by using carbon dioxide, by using water in the presence of sunlight. समझ में आई मेरी बात? यानी कि हरे पौधे जिनको आप स्वयं पोषी जीव कहते हैं, स्वयं पोषी जीव कहते हैं, और ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करके, जल का प्रयोग करके
और सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये स्टार्च का निर्माण करते हैं या ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन को विसर्जित करते हैं। इसलिए ग्रीन पौधे, हरे पौधे हमारे लिए कितने लाभदायक हैं, है ना? क्योंकि हरा पौधा क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कर रहा है, जल पौधा जड़ों से ले रहा है और किसका निर्माण कर रहा है? ग्लूकोज या स्टार्च का निर्माण कर रहा है, ठीक है ना? अब स्टार्च या वंड का निर्माण कर रहा है और साथ में वो जीवनदायिनी गैस ऑक्सीजन को भी मुक्त कर रहा है। तो अब आपने यहां देखा कि पौधा जो है वो वायुमंडलीय गैसों का प्रयोग करके, जल का प्रयोग करके अपना भोजन स्वयं बना सकता है। प्लांट कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इसलिए हम हरे पौधों को क्या बोलते हैं? ऑटोट्रोफ्स। और ऑटोट्रोफ्स क्या हो गए? स्वयंपोषी। अब यहां पर बात आई हेटेरोट्रोफ्स क्या है, जिसको आप विषमपोषी बोलते हैं। विषमपोषी वो जीव हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, वे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पौधों पर या अन्य प्राणियों पर आधारित रहते हैं। उन जीवों को क्या बोलेंगे? विषमपोषी जीव, हेटेरोट्रोफिक। The organism, they cannot prepare their own food. Directly or indirectly, they depends on other. That's why they are called as heterotrophs. ठीक है ना? तो जीवों का वर्गीकरण करने के लिए पहला प्रकरण आपने क्या उठाया कि वो हेटेरोट्रोफ्स हैं या वो ऑटोट्रोफ्स हैं, वो स्वयंपोषी हैं या वो परपोषी हैं। अब दूसरा जो हम उठा रहे हैं गुण, दूसरा हम कैरेक्टर उठाएंगे, दूसरा बेस, दूसरा आधार हम उठाएंगे। पहला ऑटोट्रोफ या ऑटोट्रोफ, दूसरा है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है जटिलता का स्तर, जटिलता का स्तर। अब आप देखते हैं कि कुछ जीव एक कोशिकीय हैं और कुछ जीव बहुकोशिकीय हैं। एक कोशिकीय को बोलते हैं यूनिसेलुलर, क्या बोलेंगे? यूनिसेलुलर। एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव। और मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर यानी कि बहुकोशिकीय जीव। आप जानते हैं कि एक कोशिकीय जीव एक ही कोशिका के मेल से बने हैं। जैसे उदाहरण समझिए आप, ये क्या बना दिया मैंने? क्या है ये? अमीबा। क्या है ये? अमीबा। अमीबा जैसे ऐसे जीव होते हैं जो केवल एक ही कोशिका के मेल से बने हैं, एक ही कोशिका जीव का रूप ले रही है, तो इसलिए अमीबा को बोलते हैं एक कोशिकीय जीव। और अगली बात हमने की मल्टी सेलुलर, बहुकोशिकीय जीव जो अनेकों कोशिकाओं के मेल से बने हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे ये कौन है? मानव। मानव है या नहीं है? तो मानव बहुकोशिकीय है या एक कोशिकीय है? बहुकोशिकीय है कि जटिलताओं से परिपूर्ण है मानव, बहुत सारी कोशिकाओं के मेल से बना है। बहुत बड़े बड़े वृक्ष जितने भी हैं वो भी बहुकोशिकीय हैं, समझ रहे हैं ना? तो एक कोशिकीय जीव है या बहुकोशिकीय जीव है, ठीक है ना? अब आपको पहला मैंने क्या बताया था, याद कीजिए। इससे पहले क्या बताया था? बोलो ऊंची आवाज में कि जीव जो है वो ऑटोट्रोफ्स हैं या हेटेरोट्रोफ्स हैं, यानी कि स्वयंपोषी हैं या परपोषी हैं। दूसरा आधार क्या बताया मैंने? वो एक कोशिकीय है या वो बहुकोशिकीय है ना? अब हम तीसरी बात ये करेंगे कि इसी जीवों के वर्गीकरण के आधार पर कि वो जो है जीवों की जटिलता की बात आई, जीवों के पोषण की बात आई, फिर हम बात ये कर रहे हैं कि वे जीव प्रजनन किस प्रकार कर रहे हैं। प्रजनन किस प्रकार कर रहे हैं? प्रजनन भी दो प्रकार का होता है।
प्रजनन को हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। ये आधार अगला हो गया मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का मतलब है कि प्रजनन का प्रकार। हमारे दो प्रजनन के प्रकार हैं, एक तो एसेक्सुअल, जिसको आप अलैंगिक जनन कहते हैं, ठीक है बेटा, और दूसरा है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, जिसको हम लैंगिक जनन कहते हैं। अधिकतर जो जटिल जीव हैं, बड़े बड़े जीव हैं, जैसे मानव है, ये लैंगिक जनन द्वारा आगे संतान की उत्पत्ति करता है। और अलैंगिक जनन का उदाहरण जो सूक्ष्म जीव हैं, छोटे जीव हैं, उनमें अलैंगिक जनन होता है। समझ रहे ना? तो ये भी हमारा एक वर्गीकरण का आधार हो गया। अब एक और हम वर्गीकरण का आधार आपस की हम बात करेंगे, विवेचना करेंगे, चर्चा करेंगे, वो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या है वो? मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब है कि पोषण की अलग अलग विधियां। हम सभी जानते हैं कि हेटेरोट्रोफ या विषमपोषी अपना भोजन तो नहीं बना सकते, वो औरों पर आधारित रहते हैं, परंतु पोषण की अलग अलग विधियां क्या हैं? ठीक है ना? मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण की विभिन्न विधियां। जैसे आप देखते हैं मॉस्किटो, मच्छर, मॉस्किटो ऑब्टेन इट न्यूट्रिशन बाय सकिंग ऑफ ब्लड। आप जानते हैं ना ये बात कि मच्छर हमारी त्वचा से खून को चूस कर अपना पोषण प्राप्त करता है। करता है या नहीं करता? पक्षियों को देखा होगा, बर्ड्स टेक देयर न्यूट्रिशन बाय बीक, ग्राइंडिंग द ग्रेन्स इनसाइड द बीक। वो छोटे छोटे अनाज के दानों को अपनी चोंच के अंदर ग्राइंड करके, तोड़कर फिर मुंह में लेते हैं, है ना? इस प्रकार से कुछ ऐसे जीव भी होते हैं, जैसे जोंक है ना? जोंक क्या करती है? वो पशुओं की या मानव की बाहरी त्वचा पर चिपककर और रक्त को चूस लेती है। तो भोजन या न्यूट्रिशन लेने की अलग अलग विधियां हैं। तो जो साधारण जीव होते हैं, छोटे जीव होते हैं, अमीबा जैसे, उनका संपूर्ण शरीर ही जल के या जल के संपर्क में होता है, तो वो डिफ्यूजन के थ्रू धीरे धीरे बाहर से यूजफुल मटेरियल को ग्रहण करता है। छोटे जीव जैसे स्पॉन्जिस हैं, वो भी शारीरिक सरफेस से, शारीरिक सतह से भोजन लेते हैं। तो अब हम अपनी बात को थोड़ा सा यहां रखेंगे कि जो वर्गीकरण का आधार है वो आपने पढ़ा कि जैसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं। यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं? दो सेल which have well defined nucleus and chromosome and all the cellular membrane bound organelles। ऐसी कोशिकाएं जो जटिल हैं, जिसमें केंद्रक है, जिसके अंदर गुणसूत्र हैं और उनके अंदर विभिन्न प्रकार के कोशिका झिल्ली से युक्त कोशिकांग भी पाए जाते हैं, उस प्रकार की कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक कोशिकाएं। और जो बहुत ही साधारण कोशिकाएं हैं, ठीक है ना, जिनमें बिल्कुल जटिल केंद्रक नहीं है, गुणसूत्र के नाम पर धागेनुमा उलझी हुई सी आकृति है, कोशिकांग नहीं है, उस प्रकार की कोशिकाओं को आप प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का नाम देते हैं। तो यहां पर बात आई कि जटिलता के आधार पर, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के आधार पर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के आधार पर जीव अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, ऑटोट्रोफ है या हेटेरोट्रोफ है, इस आधार पर। तो ये विभिन्न प्रकार के आधार थे जिनके बेस पर, जिनके आधार पर हम जीवों को वर्गीकृत करते हैं। तो आपको ये पाठ का हिस्सा समझ में आया या नहीं आया? तो अभी हमने विभिन्नताओं का अर्थ क्या है वो पढ़ा, ठीक है ना? वर्गीकरण क्या होता है उसके बारे में पढ़ा, वर्गीकरण के आधार क्या हैं वो भी हमने पढ़ा। अब हम थोड़ा सा और पाठ को आगे बढ़ाएंगे कि वर्गीकरण और जैव विकास क्या है।
जैसा कि अभी आपको मैंने बताया कि कोई भी बच्चा बैठे बैठे बताए वर्गीकरण का अर्थ क्या है, बताइए बेटा, शाबाश बोलो। कोई भी बच्चा, वर्गीकरण क्या है, बोलिए, हाँ बोलिए, बोलिए, हाँ जी ठीक बोला। ये वर्गीकरण का मतलब है कि जीवों की विभिन्नताओं और उनकी समानताओं के आधार पर ग्रुपों में, समूहों में बांटना। अब हम अगली बात कर रहे हैं कि जैव विकास क्या है। जैव विकास क्या है, थोड़ी सी हम इस बात की चर्चा भी करेंगे। जैव विकास, विकास का मतलब है प्रोग्रेस और जैव का मतलब है लिविंग, जीवों का विकास होना, जिसको अंग्रेजी में आप बोलते हैं इवोल्यूशन। ठीक है ना। जीव विकास क्या है, जीवों का विकास क्या है, इवोल्यूशन क्या है। इवोल्यूशन इज अ स्लो कंटिन्यूअस इरिवर्सिबल प्रोसेस ऑफ चेंज बाय विच सिंपल स्ट्रक्चर गेट कन्वर्टेड इनटू कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर। इस बात का अर्थ समझिए कि जैव विकास, विकास का ऐसा प्रक्रम है जिसके अंतर्गत समय के अनुसार धीरे धीरे समय के व्यतीत होते हुए सरल जीवों से और जटिल जीवों की उत्पत्ति और उनका विकास हुआ है। इस विकास को हम कहते हैं जैव विकास। क्या नाम देंगे? जैव विकास। तो जैव विकास का अर्थ है कि विद पासेज ऑफ टाइम, समय के अनुसार ऐसा परिवर्तन जिसमें आप देखते हैं कि सरल जीवों से जटिल जीवों की उत्पत्ति हुई है, इस प्रक्रम को हम जैव विकास का नाम देते हैं। एक उदाहरण समझिए कि आप जानते हैं कि एक कोशिकीय जीवों से बहुकोशिकीय जीव बने हैं। बने हैं या नहीं बने? धीरे धीरे समय के अनुसार, वातावरण में परिवर्तन के अनुसार और डीएनए में बदलाव आने के कारण, ठीक है ना, म्यूटेशन के कारण धीरे धीरे सरल से और जटिल जीवों की उत्पत्ति हुई। एक उदाहरण और देंगे कि आप जानते हैं कि जो मानव है, मानव से अगर हम हजारों वर्ष पूर्व की बात करते हैं तो ऐसे मानव जैसे ही जीव बने जैसे बंदर हैं, चिंपैंजी हैं, गोरिल्ला हैं, आदि मानव हैं। तो धीरे धीरे मानव जैसे जीवों से ही मानव विकसित हुआ है। हमारे पूर्वज बंदर की तरह लगने वाले आदिम जीव थे, समझ रहे ना। तो मोंकी से जो मैन बनने की प्रोसेस है, इट इज नॉट अकर इन ए सिंगल डे, नॉट इन ए सिंगल ईयर, इसमें हजारों वर्ष का समय लगा है। तो जैव विकास एक ऐसा धीमा परिकरण है जिसके अंतर्गत धीरे धीरे जीव जो है सरलता से और जटिलता की तरफ बढ़े हैं। विटेकर ऐसे वैज्ञानिक हुए जिन्होंने प्रस्तावित वर्गीकरण को 5 जगत में बांटा। द कंप्लीट लिविंग वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू 5 किंगडम्स, जिसका नाम है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। याद रखेंगे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। वैज्ञानिक हुए हैं R.H. विटेकर, जिन्होंने इस संपूर्ण जगत को 5 बड़े समूह में बांटा। मोनेरा, मोनेरा में ऐसे जीव आते हैं जो सभी जीवाणु या बैक्टीरिया होते हैं। मोनेरा के बाद हम करते हैं जैसे जैसे जटिलता बढ़ी, प्रोटोजोआ जैसे जीव प्रोटिस्टा में आए, जिसका हम पूरी तरह से विवेचना और डिस्कशन आगे करेंगे। और उसके बाद मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, फफूंद जैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते बल्कि गले सड़े मृत पदार्थों पर आधारित हैं, वे जीव फंजाई की श्रेणी में आए। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई और पादप जगत, ठीक है ना, विभिन्न प्रकार के पौधे, चाहे वो जलीय हो या वो स्थलीय पौधे हो, ठीक है ना, या वो एल्गा या काई हो, ये सभी जो पौधे हैं वो पौधे जगत में आए, पौधा जगत में आए। और जितने भी प्रकार के विभिन्न प्रकार के जीव हैं वो जीव जगत में आए। तो इस प्रकार से R.H. विटेकर ने इस संपूर्ण जीव जगत को 5 मुख्य किंगडम में, साम्राज्यों में बांटा, जिनका नाम क्या क्या था, मेरे साथ उच्चारण करेंगे, मोनेरा,
प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमीलिया। तो इसके साथ ही इस पार्ट में हम इन सभी के सभी अलग अलग श्रेणियों की चर्चा करेंगे। तो आज का पाठ हम यही समाप्त करेंगे। धन्यवाद।